आरएसएस से जुड़ने वाले मोदी की यात्रा में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके लिए वो झाड़ू लगाने से लेकर कपड़े धोने तक का काम करते थे। लोग उन्हें वकील साहब उर्फ लक्ष्मण राव इनामदार के नाम से जानते हैं। वकील साहब लक्ष्मण राव इनामदार की मोदी पर सबसे अधिक छाप थी। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के अंतर्गत वडनगर में दामोदर दास और हीराबेन के घर नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। मोदी वडनगर स्टेशन पर अपने पिता और भाई किशोर के साथ चाय बेचा करते थे। 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और अहमदाबाद पहुंचकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ले ली। बाद में नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हुए। इस बीच पढ़ाई चलती रही। मां के बेहद करीब नरेंद्र खाना बनाने में मां का हाथ बटाते थे। बचपन में तैराकी करने वाले नरेंद्र मोदी के वडनगर के एक गरीब परिवार से दिल्ली की सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उन्नीस के भारत पाक युद्ध में मोदी ने वडनगर स्टेशन पर सैनिकों को चाय पिलाई थी। कभी सेना में जाकर देश की सेवा करने का सपना देखने वाले मोदी आज प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। पीएम मोदी बचपन में अन्य बच्चों से अलग थे। एक बार वो घर के पास के शर्मिष्ठा तालाब से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर ले आए थे। उनकी मां ने कहा, बेटा इसे वापस छोड़कर आओ। नरेंद्र इस पर राजी नहीं हुए। फिर मां ने समझाया कि अगर कोई तुम्हें मुझसे चुरा ले तो तुम पर और मेरे पर क्या बीतेगी, जरा सोचो। मोदी मां हीराबेन की बात समझकर उस घड़ियाल के बच्चे को तालाब में वापस छोड़ आए। नरेंद्र मोदी को बचपन से ही अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। स्टाइल के मामले में मोदी बचपन से ही थोड़े अलग थे। कभी बाल बढ़ा लेते थे तो कभी सरदार के गेटअप में आ जाते थे। रंगमंच उन्हें खूब लुभाता था। मेरे शरीर पर कोई भी चीज आपको ऐसे नजर नहीं आएगी जिसमें सादगी ना हो। अच्छे तरीके से रहना, गंदे रहना, जूतों का पॉलिश नहीं किया है, कुर्ता ऐसा है, उसका मेरे आदत नहीं, मेरे बचपन से आदत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी कोई महंगी चीज परचेज की है, कभी नहीं की। मेरे शरीर पे कोई महंगी चीज नहीं होती है, लेकिन मैं साफ सुथरा, धोया हुआ, प्रेस किया हुआ पहनना मुझे अच्छा लगता है। नरेंद्र मोदी स्कूल के दिनों में नाटकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। 13 साल में मोदी ने प्ले करना शुरू कर दिया था। वडनगर के भगवताचार्य नारायण आचार्य स्कूल में पढ़ाई करने वाले मोदी एक औसत छात्र थे, लेकिन स्कूल की बाकी गतिविधियों में अव्वल आते थे। नाटकों में हिस्सा लेना, एनसीसी ज्वाइन करना और डिबेट में विरोधियों को धूल चटाना उन्हें अच्छा लगता था। पीएम मोदी वर्कोहॉलिक हैं। 2012 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं 5 घंटे सोता हूँ। योगा और प्राणायाम मुझे दिन भर ताजा रखते हैं। मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ है। आजादी के 3 साल बाद मोदी का जन्म हुआ था। पीएम मोदी के बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो होटल के बजाय प्लेन में ही सोने की कोशिश करते हैं। सरकारी अधिकारियों की माने तो पीएम मोदी होटल में तभी ठहरना पसंद करते हैं जब अगले दिन उनका कोई कार्यक्रम हो। 1985 ये वो साल था जब बीजेपी में पीएम मोदी की आधिकारिक एंट्री हुई थी। ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता नरेंद्र मोदी ने जिप्सी संस्कृति से प्रेरित होकर कई साल धार्मिक यात्राएं की हैं। जिप्सी संस्कृति के लोग गाते बजाते हैं और अपनी मंजिल को ढूंढने के लिए लंबे रास्ते तय करते हैं। इन खानाबदोश लोगों को भारत में बंजारा और विदेशों में जिप्सी के नाम से जाना जाता है। एक इंटरव्यू में मोदी अपनी यात्राओं के बारे में कहते हैं, वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। नरेंद्र मोदी गुजराती में कविता लिखते हैं। पीएम मोदी को फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पब्लिक रिलेशन और इमेज मैनेजमेंट का 3 महीने का कोर्स अमेरिका से कर चुके हैं। पीएम मोदी 5 भाई हैं और एक बहन। सोम भाई मोदी प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े भाई हैं। अक्टूबर में पुणे में एक एनजीओ के कार्यक्रम में संचालक ने मंच से सबको बता दिया था कि सोम भाई नरेंद्र मोदी के बड़े भाई हैं।
सब चौंक गए। फिर सोम भाई ने सफाई दी, मेरे और प्रधानमंत्री के बीच एक पर्दा है, मैं उसे देख सकता हूँ पर आप नहीं देख सकते। मैं नरेंद्र मोदी का भाई हूँ, प्रधानमंत्री का नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो मैं 123 करोड़ देशवासियों में से एक ही हूँ, जो सभी उसके भाई बहन हैं। ये किस्सा है जो इतना बताने के लिए काफी है कि मोदी किस परिवार से आते हैं। किसी भाई के पास किराने की दुकान है तो कोई प्राइवेट कंपनी में फिटर का काम करता है, तो वहीं एक भाई किराने की दुकान चलाता है। भारत में तो किसी पार्षद का दूर का रिश्तेदार भी अपनी धौंस जमाने से नहीं चूकता, और यहाँ देश के प्रधानमंत्री का सगा भाई कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री का भाई नहीं, नरेंद्र मोदी का भाई हूँ। एक इंटरव्यू में अपने परिवार के सदस्यों की सादगी के बारे में पीएम मोदी कहते हैं, इसका श्रेय मेरे भाइयों और भतीजों को दिया जाना चाहिए कि वो साधारण जीवन जी रहे हैं और कभी मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं की। आज के दुनिया में ये दुर्लभ है। आरएसएस का एक नियम है कि प्रचारक को परिवार से दूरी बनानी होती है। मोदी इसी वजह से परिवार से दूर रहते थे। मोदी कुनबा आज भी उसी तरह गुमनाम जिंदगी जी रहा है जैसी वो 2001 में नरेंद्र के पहली बार सीएम बनने के समय जीता था। मोदी के साथ ही तालाब के बगल में खेलने वाले भीकी बेन अब अहमदाबाद में रहते हैं। अपने दोस्त को याद करते हुए वो कहते हैं, वो अच्छा ही काम करेगा क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। उसने हमेशा निडर होकर अपनी जिंदगी जी है। तालाब में जब पानी आता था तब तालाब के बीच मंदिर में वही ध्वजा फहराते थे। पूरा गांव उनको देखता था जैसे आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। पीएम मोदी के कॉलेज के दोस्त सुधीर जोशी 50 साल पहले का एक किस्सा सुनाते हैं और कहते हैं, तब हम दोनों स्कूल में थे। एक दिन नरेंद्र ने मुझसे कहा कि मुझे क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ना है और मैंने फॉर्म भर दिया है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम नहीं जीत पाओगे। फिर भी मोदी चुनाव लड़े और जीते भी। तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मोदी समय से बहुत आगे की सोचते हैं। पीएम मोदी की एनसीसी वाली ड्रेस की खूब चर्चा होती है। जब भी मोदी पर कुछ लिखा जाता है, कुछ कहा जाता है, तो उस तस्वीर की चर्चा जरूर की जाती है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि यह तस्वीर 1964 में खींची गई थी। तब किसी को इसकी भनक नहीं थी कि एनसीसी का ये नन्हा सा छात्र एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। राजनीतिक पंडित तो यहाँ तक कहते हैं कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद देश में इतनी लोकप्रियता किसी दूसरे प्रधानमंत्री को नहीं मिली। पीएम मोदी का देश के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक खास रिश्ता था। वो अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिनके फैसले से मोदी आज सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं। दरअसल गुजरात में 1995 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी को दरकिनार कर केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। मोदी को पार्टी का कामकाज देखने के लिए दिल्ली बुला लिया गया। 1998 में गुजरात में मध्यावधि चुनाव हुए और एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार भी केशुभाई पटेल को गुजरात की कमान सौंपी। छब्बीस जनवरी 2001 को भूकंप ने गुजरात को हिलाकर रख दिया था। लोग सरकार से निराश हो चुके थे। विधानसभा के 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हार गई। केशुभाई पटेल ने स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक अंतिम संस्कार में गए थे। उसी वक्त उनके पास प्रधानमंत्री निवास से फोन आया और मिलने को कहा गया। केंद्र में एनडीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी ने मोदी से कहा कि वो दिल्ली छोड़ दें और गुजरात चले जाएं। तब मोदी समझ नहीं पाए कि गुजरात जाने का मतलब क्या है। बाद में मोदी को वाजपेयी की पूरी बात समझाई गई। उन्हें बताया गया कि वाजपेयी उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली छोड़कर गुजरात जाने को कह रहे हैं। संयोग देखिए, मोदी आज प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली में है। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री तक पहुंचने का रास्ता उन्होंने गुजरात जाकर ही बनाया है। जानकार कहते हैं कि अटल का मोदी को गुजरात भेजना मोदी के राजनीतिक जीवन की सबसे अहम घटना है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पहचान एक राष्ट्रवादी नेता की है। शिंजो आबे ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं देने के लिए अंग्रेजी में ट्वीट किया था।
दरअसल शिंजो आबे ने इससे पहले कभी भी अंग्रेजी में कुछ भी नहीं लिखा था। वो हमेशा जापानी भाषा का इस्तेमाल करते थे और उसी में ट्वीट करते थे। यही नहीं, जब शिंजो आबे 4 शख्सियतों को फॉलो कर रहे थे, उनमें से प्रधानमंत्री मोदी एक थे। ये मोदी का ही करिश्मा और उनका व्यक्तित्व ही है कि दुनिया के सारे नेताओं के बीच रहकर भी वो अलग दिखते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का बचपन बेहद साधारण परिवार में बीता है। संघर्ष करते हुए वो भारत के शीर्ष पद पर पहुंचे, अरबों भारतीयों की उम्मीद बनकर उभरे और आज भी लोगों की उम्मीद बनी हुई है, इसलिए वो प्रधानमंत्री भी बने हुए हैं। जैसा कि अटल जी ने एक बार संसद में कहा था, सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। पीएम मोदी पर लोगों का भरोसा है कि इस शख्स के हाथों में देश सलामत है। पहले भी मोदी की आलोचना होती थी और आज भी होती है। जितना उनके खिलाफ लिखा गया, उतना शायद किसी नेता के खिलाफ नहीं लिखा गया। एक हद तक मोदी की आलोचनाओं ने भी उन्हें बड़ा बनाया है। गुजरात और दिल्ली पीएम मोदी के सफर में सबसे अहम शहर रहे हैं। दोनों शहरों का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। कभी दिल्ली से गुजरात जाने पर मोदी की नियति बदली, तो कभी गुजरात से दिल्ली आने पर। कामयाबियों और असफलताओं से परे इन 2 शहरों के बीच पीएम मोदी का अब तक का सफर शानदार रहा है।